ठीक है। अच्छा जी, तो एड्रेनर्जिक पार्ट जो है वो हमने कल स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, एड्रेनर्जिक में क्या मतलब है हमारे पास कि हम लोग सारे का सारा सिंपैथेटिक पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अब सिंपैथेटिक चूंकि हमने पहले एगनिस्ट पढ़ने थे, फिर आज हम इंशाल्लाह एंटेगनिस्ट पढ़ेंगे। तो एगनिस्ट का भी जो हाफ पोर्शन है बेटे वो कल हमारे पास तकरीबन कवर हुआ था। जो एक्टिविटी को बढ़ाएगा जाहिर है वो एगनिस्ट है, और जो एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा वो एंटेगनिस्ट है। ऐसे ही है। अब ये जो बच्चे आते हैं ना साथ साथ ऐड होने वाले, ठीक है। सो ये मुझे ऐड करना पड़ता है और ये बीच में सारा डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, तो बेटे जो एक्टिविटी को बढ़ा रहा था, हमने कहा सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए ना कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी है क्या। तो मैं वही ब्रीफली थोड़ा सा आपको फिर रिवाइज कराऊं, क्योंकि आज ये सारा कॉन्सेप्ट आपका रिकॉल होता रहना है। तो एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अच्छा, आप थोड़ा सा रिकॉल करें कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी का मतलब क्या है और सिंपैथेटिक एक्टिविटी किन किन ऑर्गन्स पे काम करती है। तो एगनिस्ट भी सारे वहीं पे अप्लाई होने हैं और एंटेगनिस्ट भी वहीं अप्लाई होने हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग मुझे बताएं कि अगर हम हार्ट की बात करें तो इसका क्या मतलब है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी हार्ट को क्या करेगी? स्टिमुलेट करेगी, इनहेंस करेगी। इसका मतलब है कि आपका जो हार्ट रेट है वो भी बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बढ़ेगी और कार्डियक आउटपुट भी अंडर द स्टिमुलस ऑफ सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगा। इसी तरह अगर हम आई की बात करेंगे तो आई में सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से क्या हो जाती है? माइड्रियसिस हो जाती है, डायलिटेशन हो जाती है। अगर हम जीआईटी की बात करेंगे तो जीआईटी की एक्टिविटी सारी की सारी इनहिबिट होगी, सो मोटालिटी भी कम हो जाएगी और सिक्रीशंस भी कम हो जाएंगी। जेनेटो यूरिनरी ट्रैक आपने अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि ये अभी बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। सो जेनेटोयूरिनरी ट्रैक की अगर मैं बात करूं तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो डिट्रोजल मसल्स हैं वो इन रिस्पॉन्स टू सिंपैथेटिक एक्टिविटी रिलैक्स कर जाते हैं, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं या फाइट फ्लाइट की कंडीशन में होते हैं तब हमें यूरिनेशन रिफ्लेक्स इनहिबिट हो जाता है। ठीक है, सो होगा ये कि आपके डिट्रोजल मसल रिलैक्स हो जाएंगे, स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और यूरिनेशन का जो प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाएगा। और लास्टली अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लें तो मैंने आपको बताया कि जब हम स्ट्रेस में हैं, फाइट में हैं, फ्लाइट में हैं, तो हमें सांस ज्यादा लेने की जरूरत है। अल्लाह ताला की तरफ से ये ऐसे सेट हुआ हुआ है कि स्ट्रेस कंडीशन में सिंपैथेटिक एक्टिविटी में ब्रोंको डायलेशन हो जाती है, तो आप जो है वो इजीली बहुत ज्यादा सारा सांस ले सकते हो। तो ये वैसे एक ओवरव्यू था जो ऑलरेडी हमने बहुत डिटेल में पहले से पढ़ा हुआ है। सिंपैथेटिक एगनिस्ट में मैंने क्या पढ़ाया? सबसे पहले आपने मेरे साथ नॉरएपिनेफ्रिन पढ़ा कि नॉरएपिनेफ्रिन की सिंथेसिस कैसे होनी है, नॉरएपिनेफ्रिन का स्टोरेज कैसे होना है, नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज कैसे होना है। उस सारे प्रोसेस में मैंने आप लोगों को 3 जो है वो ब्लॉकर्स बताए थे। मुझे ये बताओ, सबसे पहले ये चीज बताई कि जब हमारे पास ये टायरोसिन अंदर जा रहा है तो टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो रहा था डोपा में। तो उस टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज को कौन इनहिबिट करता है? कौन सी ड्रग? मेट टायरोसिन टायरोसिन। उसके बाद दूसरा स्टेप ये हो रहा था कि आपके पास जो टायरोसिन है वो जाहिर वेसिकल के अंदर जा रहा था, डोपा। तो डोपा अंदर जाके कन्वर्ट, डोपामीन अंदर जाके कन्वर्ट होना है नॉरएपिनेफ्रिन में। तो इस ट्रांसपोर्ट को भी एक ड्रग ब्लॉक करती है, वो कौन सी थी? रेजरपीन रेजरपीन। वेरी गुड। रेजरपीन के बाद हमने कहा कि अंदर नॉरएपिनेफ्रिन बनता है और फिर नॉरएपिनेफ्रिन एक्शन पोटेंशियल की वजह से रिलीज होता है। इस रिलीज को कौन इनहिबिट करता है? क्वानिथिडीन वेरी गुड। ठीक है बेटे, तो ये कुछ हमने 3 ब्लॉक यहाँ पे पढ़े थे जो आपको याद रहने चाहिए। मेट टायरोसिन है, उसके बाद रिजरपीन है और ग्वानिथिडीन है। ये बेसिकली नॉरएपिनेफ्रिन एंटागनिस्ट हैं, क्योंकि ये उसकी सिंथेसिस और उसके रिलीज के साथ इंटरफेयर करते हैं। ऐसे ही है। फिर मैंने आपको बता दिया जब ये रिलीज होता है तो ये अपने अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे लगता है, और रिसेप्टर पे लगने के बाद इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे डिग्रेडेशन की फेट। अब मैं इतना ज्यादा उसको रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि जाहिर है वो कल की चीजें हैं। ठीक है, देन बेटे आपकी ये आपको फेट्स आनी चाहिए, ये तीनों ड्रग्स आनी चाहिए। यहाँ से इसकी ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करता है कोकेन और रिलीज को ज्यादा करता है एम्फेटामिन। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। देन हमने अल्फा और बीटा रिसेप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ा। इनकी सारी मैंने आपको टाइप, सब टाइप्स, इनकी लोकेशन और इनकी जो सारी थिंग्स थी वो भी आपने कल पढ़ ली। अल्फा बीटा रिसेप्टर पढ़ने के बाद हमने पहला एगनिस्ट जो है वो आपके साथ डिस्कस किया था जो कि एपिनेफ्रीन था। अब एपिनेफ्रीन इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था पढ़ना क्योंकि एपिनेफ्रीन अल्फा 1 पे भी एक्ट करता है ना।
बीटा 1 पे भी एक्ट करता है और बीटा 2 पे भी एक्ट करता है। अगर आपको लोकेशंस याद हैं तो आपको बहुत अच्छे से आता है कि इसका अल्फा इफेक्ट क्या है, बीटा इफेक्ट क्या है, बीटा 1 और बीटा 2 इफेक्ट्स क्या है। मैं सारा रिवाइज नहीं कराऊंगी यहाँ पे क्योंकि फिर आपका आज वाला लेक्चर रह जाएगा। लेकिन आप लोगों को जो है वो एपिनेफ्रीन के ये सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, एपिनेफ्रीन के यूजेस आने चाहिए और एपिनेफ्रीन के एडवर्स इफेक्ट और देन एपिनेफ्रीन की कॉन्ट्राइंडिकेशन के कहाँ इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ये सारा अब आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट था, इसलिए बताया ताकि आज वाली चीज को हम कंटिन्यू करें। आज बेटे मैंने आप लोगों को दूसरे नंबर पे क्या पढ़ाना है, नॉरएपिनेफ्रीन। ठीक, नॉरएपिनेफ्रीन भी हमारे पास बेसिकली एगोनिस्ट ही है और ये भी आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा रहा होगा, सही है। अब अगर ये एगोनिस्ट है तो ये किसके ऊपर एक्ट करता है और कैसे एक्ट करता है, तो आपने ये याद रखना है कि जो नॉरएपिनेफ्रीन है इसका ना अल्फा इफेक्ट जो है वो हमारे पास जरा ज्यादा होता है, बीटा इफेक्ट नहीं होता, या फिर बीटा इफेक्ट उसकी निस्बतन काफी ज्यादा कम होता है। ठीक है, सो हम कहते हैं कि इसकी जो बीटा एक्टिविटी है वो काफी ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू अल्फा एक्टिविटी। इसीलिए इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट अगर हम कहें एडवर्स इफेक्ट तो वो भी सिर्फ इसकी वजह से आता है, बाकी जो नॉन सिलेक्टिव एजेंट्स होते हैं उनमें नहीं आता। तो अगर बेटे ये अल्फा 1 पे लगता है तो मुझे बताओ अल्फा 1 पे इसने क्या करना है, क्या काम करेगा? जी जी अनम, आपका कोई क्वेश्चन था? कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। हाँ जी अनम, कोई क्वेश्चन है? मैम ये अल्फा 2 पे भी एक्ट करता है या नहीं? अल्फा 2 बेटे सेंट्रली होता है ना, तो इसलिए नहीं करता। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह होता है और हम कहते हैं कि ये जो है वो पोलर कंपाउंड है तो ये उसको नहीं करते। जब हमें देना भी इमरजेंसी वगैरह में इनको देना है तो हम लोग इनको आईवी या आईएम रूट्स के थ्रू ही देते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल इनका एक्शन कम। अच्छा, अब चूंकि ये अल्फा 1 पे लगेगा तो अल्फा 1 पे ये क्या करेगा, वेजो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से क्या होगा, आपकी पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, है ना। अब बेटे जब आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या ओवरऑल बीपी जब बढ़ जाएगा, क्योंकि बीपी बढ़ जाएगा, तो मुझे बताओ इसको कौन सेंस करेगा? बैरोरिसेप्टर। और बैरोरिसेप्टर आपके ब्रेन स्टेम को बताएंगे और ब्रेन स्टेम क्या करेगा, आपके हार्ट की तरफ जो एक्टिविटी है उसको कम कर देगा। ठीक है, तो जब हार्ट की तरफ एक्टिविटी बेटे कम हो जाएगी तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया। तो हम कहते हैं नॉरएपिनेफ्रीन का एसोसिएटेड एडवर्स इफेक्ट क्या है, रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया। ये एपिनेफ्रीन में क्यों नहीं था? वहां पे रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया क्यों नहीं हो रहा था? बीटा 1। हाँ, क्योंकि बेटे एपिनेफ्रीन जो है वो क्या कर रहा था, बीटा 2 के थ्रू, बीटा 2 थे ना स्केलेटल मसल्स में, तो बीटा 2 के थ्रू डायसिस्टोलिक को भी कम करता था, जिसकी वजह से आपका मीन आर्टीरियल प्रेशर इतना ऑल्टर नहीं होता था और बैरोरिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेट नहीं होते थे। लेकिन नॉरएपिनेफ्रीन में चूंकि बीटा 2 वाला कंपोनेंट ना होने के बराबर है, इसलिए आर्टीरियल प्रेशर डिस्टर्ब होता है और जब प्रेशर डिस्टर्ब होता है तो बैरोरिसेप्टर स्टिमुलेट होता है और बैरोरिसेप्टर स्टिमुलेट होता है तो आपके पास रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया है। इससे आपने ये बात याद रखनी है कि नॉरएपिनेफ्रीन या आगे जाके आप जितनी भी अल्फा स्पेसिफिक ड्रग्स पढ़ेंगे उनके एडवर्स इफेक्ट में रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया आएगा। ठीक है बेटे, सो अभी तक आपने 2 ड्रग्स पढ़ ली मेरे साथ, एक आपके पास एपिनेफ्रीन हो गई और दूसरी नॉरएपिनेफ्रीन हो गई। जो एपिनेफ्रीन थी वो अल्फा 1, बीटा 1 और बीटा 2 पे एक्ट करती थी। नॉरएपिनेफ्रीन की अगर हम बात करें तो ये जरा ज्यादा एक्ट करती है किसके ऊपर, अल्फा 1 के ऊपर। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारे पास आइसोप्रोटेरेनॉल। आइसो जरा ज्यादा सिलेक्टिव होती है बीटा के लिए, तो देखो ये नॉन सेलेक्टिव है, ये अल्फा सेलेक्टिव है और ये जरा बीटा सेलेक्टिव है, तो यूं भी हम इनकी डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ड्रग आती है आइसोप्रोटेरेनॉल। बस आपको सिर्फ इनके रिसेप्टर्स का पता होना चाहिए। आइसोप्रोटेरेनॉल एक्ट करेगी बीटा 1 के ऊपर और बीटा 2 के ऊपर। क्या इफेक्ट आएगा, बीटा 1 कहाँ पे प्रेजेंट है, हार्ट में और किडनी में। किडनी में। वेरी गुड, ये हार्ट में प्रेजेंट है और दूसरा ये आपकी किडनी में प्रेजेंट है। अगर ये हार्ट और किडनी में है तो ये क्या काम करेगा, हार्ट में बीटा 1 जब स्टिमुलेट होंगे तो क्या होगा, हार्ट रेट आपका ज्यादा हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट ज्यादा हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। ऐसा ही है। दूसरी तरफ बेटे हमारे पास आती है किडनी की बात, तो किडनी वाला मैंने कल बहुत डिटेल में पढ़ाया कि जब ये इसके ऊपर आके एक्ट करेगा, बीटा 1 स्टिमुलेट होंगे तो यहाँ से रेनिन रिलीज होगा। रेनिन आगे जाके सारा एंजियोटेंसिन सिस्टम चलाएगा जिससे आपके पास एंड प्रोडक्ट एंजियोटेंसिन 2 बन जाएगा। एंजियोटेंसिन 2 आपको पता है वेजो कंस्ट्रक्शन करता है और जब वेजो कंस्ट्रक्शन है तो पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगी और रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो हेंस आपके पास सिस्टोलिक बीपी बढ़ेगा। लेकिन इस बीपी को अपोज करने के लिए बीटा 2 कंपोनेंट मौजूद है। बीटा 2 कहाँ पे है, आपकी ब्रोंक्यूल्स में, जहाँ पे क्या हो रही है, ब्रोंकोडाइलेशन।
और दूसरा वेरी गुड ये स्केलेटल मसल्स में है जहाँ पे ये टोन को रिड्यूस करेगा और हेंस आपका डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, सो ये चीज बैलेंस हो जाएगी। हेंस अगेन अगर हम कहें रिफ्लेक्स ट्रैकिकार्डिया तो वो रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया तो वो इसके एडवर्स इफेक्ट्स में नहीं आता। ठीक है, सो ये अब आपके पास हो गई 3 मेन ड्रग्स कि आपको आनी चाहिए। हमने एपिनेफ्रीन हो गया। बीटा 2 वाला बता दें जरा दोबारा। बीटा 2 में बेटे होता है ऐसे कि हमारे पास हमने कल कहा कि स्केलेटल मसल्स की तरफ फ्लो बढ़ जाता है, ठीक है, और फ्लो बढ़ने के साथ साथ उनकी टोन कम हो जाती है। जब उनकी टोन कम हो जाती है तो आपने एक चीज पढ़ी हुई है फिजियोलॉजी में कि जो वीनस रिटर्न होता है ना, वीनस रिटर्न वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्केलेटल मसल्स की टोन के। जितनी स्केलेटल मसल्स की टोन ज्यादा होती है उतना वीनस रिटर्न ज्यादा होता है। अब चूंकि स्केलेटल मसल्स की टोन कम हो रही है तो वीनस रिटर्न भी कम हो जाएगा। जब वीनस रिटर्न कम हो जाता है तो डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। ठीक है, सो डायसिस्टोलिक कम हो रहा है, सिस्टोलिक वाला ज्यादा हो रहा है, तो मीन आर्टीरियल पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं होते और फिर आपके पास रिफ्लेक्स ब्रेडीट्रैकी वगैरह वाली चीज नहीं आती। लेकिन जहां पे बीटा कंपोनेंट नहीं है तो वो डायसिस्टोलिक नीचे नहीं आएगा, तो उनके दरमियान बैलेंस क्रिएट नहीं होगा। हम मीन आर्टीरियल प्रेशर का बैलेंस किस तरह से लेते हैं? सिस्टोलिक प्लस डायसिस्टोलिक डिवाइडेड बाय 2, कुछ इस तरह का फॉर्मूला होता है ना। तो अब चूंकि ये यहाँ पे इसको बैलेंस कर देता है, एपिनेफ्रीन की केस में भी बैलेंस हो रहा था, लेकिन सेलेक्टिव अल्फा के केस में ये कंपोनेंट नहीं है ना स्केलेटल मसल्स वाला, तो बैलेंस नहीं होगा। सो हेंस आपके पास ये बैरो रिसेप्टर वाला केस वहां पे चल पड़ेगा। अच्छा, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट ड्रग और बताती हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपको। सो हमने एपिनेफ्रीन किया, नॉरएपिनेफ्रीन कर लिया और आइसोप्रोटेरेनोल हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसको हम लोग कहते हैं डोपामीन। अब डोपामीन आपको पता है कि आपका क्या भी है, ऑलरेडी एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि सेंट्रली एक्टिंग है, लेकिन ये पेरिफेरी में भी एक्ट करता है। पेरिफेरी में बेटे इसका एक्शन आपने बड़े अच्छे से समझना है। कहते हैं नॉर्मल अमाउंट में हम देंगे ना तो ये D1 को स्टिमुलेट करता है, ज्यादा अमाउंट में देंगे तो ये अल्फा 1 को भी स्टिमुलेट करता है और साथ ही साथ ना ये बीटा 1 को भी स्टिमुलेट करता है। अब इस फंक्शन को यहाँ पे समझो शॉक के साथ एसोसिएट करके आपसे पूछते हैं डोपामीन का यूज बताएं और उसको जस्टिफाई करें कि शॉक में ये क्यों यूजेबल है या इसका क्या इफेक्ट है। तो देखो शॉक में क्या होता है, मुझे वैसे बताओ। ओवरऑल शॉक में आपको पता है क्या होता है? वेजो डायलेशन हो जाती है, आपका बीपी कम हो जाता है ना, बीपी कम हो जाता है, उसकी वजह से पेशेंट की क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। ऐसे ही है ना, ये ड्रग देने से क्या होगा? ये ड्रग देने से बेटे ये होगा, यानी अगर मैं डोपामीन दे रही हूँ तो अल्फा 1 स्टिमुलेट होगा। अल्फा 1 अगर स्टिमुलेट होगा तो वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। वेजो कंस्ट्रक्शन अगर होगी तो आपका जो ब्लड फ्लो है वो मेजर ऑर्गन्स की तरफ मेंटेन रहेगा और हेंस हम कहेंगे कि उसका जो शॉक में जा रहा है या उसका जो कार्डियक आउटपुट एंड देन वीनस रिटर्न कम हो रहा है वो नहीं होगा। ये तो ठीक है, लेकिन आपको पता है जब वेजो कंस्ट्रक्शन होती है ना तो बहुत सारे लोगों की डेथ इस वजह से हो जाती है ड्यूरिंग शॉक कि वेजो कंस्ट्रक्शन से आपकी एफरेंट आर्टीरियोल्स भी कंस्ट्रक्ट करती हैं। जब बेटे एफरेंट आर्टीरियोल्स कंस्ट्रक्ट करती है ना तो आपका GFR रिड्यूस हो जाता है और GFR इस हद तक रिड्यूस हो जाता है कि किडनी फेलियर हो जाता है और फिर डेथ हो जाती है। अब बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कुछ मंथ्स पहले मेरे बहुत प्यारे लाइक ब्रदर की डेथ हुई, तो वो इस वजह से सिर्फ हुई कि वो जब शॉक में चला गया तो शॉक में जाने के बाद किडनी फेलियर हो गया। ठीक है, और किडनी फेलियर इस वजह से होता है कि आपका GFR रिड्यूस हो जाता है। अब ये डोपामीन का फायदा हमें इस वजह से है कि डोपामीन ना सिर्फ वेजो कंस्ट्रक्शन करके आपकी टोन को बढ़ा रहा होता है, यानी आपके जो वेस्कुलर सिस्टम है उसको फेलियर से बचाता है, बल्कि डोपामीन D1 रिसेप्टर पे एक्ट करता है जो मौजूद है एफरेंट आर्टीरियोल्स पे, और वहां पे वो उनको डायलेट कर देता है। ठीक है, ताकि आपका GFR उस हद तक मेंटेन रहे कि बॉडी आपकी किडनी फेलियर में ना जाए। ठीक है, तो ये चीज जो है ये फायदेमंद होती है शॉक में डोपामीन देने से। अब तीसरा मसला पता है शॉक में क्या चल रहा होता है? ये चल रहा होता है कि आपकी वेजो कंस्ट्रक्शन या वेजो डायलेशन जो भी है आपका हार्ट पंप करना छोड़ देता है, हार्ट फेलियर। 3 मसले होते हैं शॉक में। एक तो ये कि आपकी वेजो डायलेशन हो जाती है और आपका ब्लड प्रेशर गिर जाता है। दूसरी बात ये कि आपका GFR रिड्यूस हो जाता है और आपकी बॉडी किडनी फेलियर में चली जाती है। और तीसरा मसला ये होता है कि आपका जो हार्ट है ना वो पंप करना छोड़ देता है और हार्ट फेलियर हो जाता है और फिर डेथ हो जाती है। डोपामीन एक बदीगर इन तीनों चीजों को अपोज कर रही है या इन तीनों चीजों को ठीक करने की कोशिश करती है। कैसे? वेसल्स के अल्फा 1 पे एक्ट करती है और वेजो कंस्ट्रक्शन करती है,
किडनी में B1 के थ्रू एफरेंट आर्टेरियोल्स के लेवल्स को डायलेट करती है और GFR को मेंटेन करती है। और सेम एज बेटे B1 हार्ट के ऊपर जब लगती है तो आपको पता है हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती है और हार्ट को फेल होने नहीं देती। तो आपसे ये पूछा जाता है, वाइवा में भी पूछ सकते हैं, SCQ में भी पूछ सकते हैं, MCQ भी आता है कि अगर हम डोपामीन देंगे तो ऑल्दो पेशेंट शॉक में है तो डोपामीन देने से GFR इनहेंस होएगा या रिड्यूस होगा। तो आप लोग ये समझते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, कि जब बॉडी में शॉक की कंडीशन आती है तो GFR रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि बॉडी ये समझती है कि हार्ट को और ब्रेन को और एड्रिनल मेड्यूला को ब्लड देना जरूरी है, बाकी ऑर्गन्स की तरफ ब्लड बॉडी या किडनी बॉडी रोक लेती है। जिनमें मेजर ऑर्गन किडनी है उसकी तरफ भी ब्लड रुक जाता है। हालांकि इस तरफ ब्लड रुकने का बड़ा नुकसान है कि आपका किडनी फेलियर हो जाता है जो रिवाइव नहीं होता और सडन डेथ कॉज करता है। तो ये बात कितने बच्चों को समझ आ गई है? और साथ ही साथ ये बीटा 1 का इफेक्ट भी कर लो कि हार्ट के ऊपर जाके स्टिमुलेट करती है, जिससे आपके हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड कार्डिक आउटपुट बेहतर होता है और फिर सर्वाइवल रेट इनहेंस हो जाता है इन रिस्पॉन्स टू शॉक। समझ आई या मिक्स कर दिया मैंने? मैम रिपीट कर दे एक दफा। ठीक है, और किसी को कोई GFR वाला GFR वाला रिपीट कर दो। ठीक है, हम रिपीट करते हैं। अच्छा, मैंने ये कहा तुम लोगों को कि देखो एक पेशेंट है ना, और उसको ना बहुत बॉडी में ब्लड लॉस हुआ है, हेमरेज हुआ है, ठीक है, हेमरेज हुआ है या एसेप्टिक शॉक है। असल में शॉक से हम बेसिकली मुराद लेते हैं शॉक की बहुत सारी टाइप्स होती है, कार्डियोजेनिक, हाइपोवोलेमिक, न्यूरोजेनिक। ऑल टाइप के शॉक्स में होता ये है कि वेजो डायलेशन हो जाती है, सही है, वेसल्स आपकी डायलेट हो जाती हैं। एक बात, जब वेसल्स बेटे डायलेट हो जाती है ना तो आपका जो रिटर्न होता है ना हार्ट की तरफ, वो रिटर्न भी कम हो जाता है। जब रिटर्न कम हो जाता है तो आपका कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है। जब कार्डियक आउटपुट कम होता है तो आपको पता है आपका GFR भी कम हो जाता है, और अगर GFR कम हो सकता है तो किडनी फेलियर हो सकता है। ये मसले होते हैं शॉक में। इन सारे मसलों को डोपामीन अपोज करने की सलाहियत रखता है। कैसे? डोपामीन D1 पे एक्ट करेगा जो कि प्रेजेंट है एफरेंट आर्टेरियोल्स पे, और उनको डायलेट करेगा। जब एफरेंट आर्टेरियोल्स को बेटे डायलेट कर देगा तो किडनी की तरफ जो GFR है वो मेंटेन रहेगा। सो एक काम ये शॉक में GFR को मेंटेन रखेगा और किडनी फेलियर से आपको बचा लेगा। एक बात। दूसरी बात, वेजो डायलेशन को अपोज करेगा, वेजो कंस्ट्रक्शन करेगा। जब वेजो कंस्ट्रक्शन है तो आपको एक टोन मेंटेन है ना, नेचुरली भी एक सिंपैथेटिक टोन वेसल्स में मेंटेन है। अगर वो टोन लॉस हो जाए तो ब्लड पूलिंग स्टार्ट हो जाए, ब्लड हार्ट की तरफ वापस ही ना जाए, हार्ट की तरफ ब्लड नहीं जाएगा, पंपिंग खत्म हो जाएगी और फेलियर में ऑर्गन जाना शुरू कर देंगे, स्कीमिया हार्ट में खुद ही स्टार्ट हो जाएगा। वेजो कंस्ट्रक्शन करता है जिससे पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ती है, और रेजिस्टेंस बढ़ती है तो जाहिर है आपका जो भी ब्लड फ्लो है टुवर्ड डिफरेंट ऑर्गन्स बढ़ता है और इस्कीमिया और नेक्रोसिस का चांस कम हो जाता है। तीसरा ये कि इसके अंदर हार्ट चूंकि फेल हो रहा होता है तो ये हार्ट के ऊपर बीटा 1 के थ्रू काम करता है, अपोज उसको जाके स्ट्रेस करता है, जिससे हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। वो इंक्रीज होने से उसकी कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा एंड देन आपका हार्ट रेट भी इंक्रीज होगा। तो शॉक के सारे कंपोनेंट जो डेथ कॉज कर सकते हैं, डोपामीन उनको अपोज करने की सलाहियत रखता है ड्यू टू इट्स एक्शन ऑफ D1, अल्फा 1, बीटा 1। D1 से GFR मेंटेन हो रहा है, अल्फा 1 से वेजो मोटर टोन मेंटेन हो रही है और बीटा 1 से हार्ट की एक्टिविटी मेंटेन हो रही है। क्लियर? अब समझ आइए? ठीक है, ठीक है। उसके बाद बेटे अब आपने याद रखना है कि शॉक में हम लोग इसको, सर मैं आपको टेस्ट में दूंगी भी कि आप शॉक में इसका रोल बताएं, तो आपने मुझे बताना है। उसके बाद नेक्स्ट जो ड्रग है हमारे पास एगनिस्ट के अंदर, वो होती है हमारे पास फेनल-डोपा। ठीक है, सो बस फेनल-डोपा का आपने ये बात याद रखनी है कि जो डोपामीन है वो तो तीनों पे काम करती है ना, लेकिन जो फेनल-डोपा होती है ये सिर्फ किस पे एक्ट करती है? डोपामीन पे, और डोपा रिसेप्टर पे, यानी D1 रिसेप्टर पे। सो ये D1 प्रेजेंट भी किधर है? किडनी में। सो अगर ये किडनी में प्रेजेंट है तो ये GFR को मेंटेन करने में हेल्प करती है। इसका मतलब है किडनी रिलेटेड अगर कोई भी पैथोलॉजी है ना, तो उसके अंदर जिसमें आपका GFR रिड्यूस हुआ है, कोई भी इशू चल रहा है, तो उसके अंदर सिलेक्टिवली जहाँ पे हमें अल्फा और बीटा इफेक्ट नहीं चाहिए, शॉक नहीं है, बाकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ठीक है, सिर्फ हमारे पास जो है फेनल-डोपा, FENOLDOPA, फेनल-डोपामीन भी आगे कह सकते हैं क्योंकि जाके कन्वर्ट डोपामीन में होती है, या फेनल-डोपा। ठीक है, सो ये आपके पास बेटे क्या करती है? जाके सिलेक्टिव D1 एक्शन परफॉर्म करती है, और ये आप बहुत सारी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हो जहाँ पे आपको सिर्फ किडनी का GFR मेंटेन करना है। उसके बाद नेक्स्ट ड्रग, अब यहाँ पे आप लोग थोड़े से कंफ्यूज ना हो जाना, एगनिस्ट थोड़े ज्यादा हैं, यानी हमने इनिशियली एपिनेफ्रीन, देन बेटे हमने नॉर एपिनेफ्रीन एंड देन हमने आइसोप्रोटेरेनॉल। ठीक है,
आइसोप्रोटेरेनॉल के बाद आपने डोपामीन पढ़ा मेरे साथ, जिसके D1 अल्फा 1 और बीटा 1 इफेक्ट है, एंड देन हमने फिनल-डोपा पढ़ लिया जिसके सिर्फ D1 इफेक्ट है, और वो भी हम लोग किडनी रिलेटेड केसेस में यूज करते हैं। नेक्स्ट ड्रग जो हमारे पास आती है एगोनिस्ट में, वो है डोब्यूटामीन। ठीक है, डोब्यूटामीन। अब डोब्यूटामीन का क्या फायदा है? कहते हैं आप लोगों ने बीटा ब्यूटा ब्यूटा से याद रखना है कि ये सिर्फ किस पे एक्ट करती है, बीटा 1 पे। अगर ये सिर्फ बीटा 1 पे एक्ट करती है तो इसको किस मसले में यूज करूंगी? बीटा 1 किधर है? हार्ट एंड हार्ट किडनी। एंड किडनी। हार्ट में। ठीक है, सो बीटा 1 बेटे किधर है? आपके हार्ट में। सो ऐसे सारे ब्रेडिकार्डिया मसले केवल। मुझे, हाँ, जहाँ पे मुझे हार्ट रेट बढ़ाने की जरूरत है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाने की जरूरत है, कार्डिक आउटपुट बढ़ाने की जरूरत है, वहां पे मैं हम बीटा 1 एगनिस्ट जो है डोब्यूटामीन दे सकती हूँ। फेलिंग हार्ट है या जो भी सीन है, ब्रेडिकार्डिया है, तो उसमें हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। फाइनल बस आपके पास 2 ड्रग्स हैं। एक आपके पास आ जाती है ऑक्सीमेटाजोलिन। सो ऑक्सीमेटाजोलिन के बारे में कहता है कि अगर आपने बीटा 1 सिलेक्टिव पढ़ लिया तो अल्फा 1 सिलेक्टिव भी पढ़ लो। ये जरा अल्फा 1 सिलेक्टिव होती है, और ये हम उन लोगों में देते हैं जिनमें आई रिलेटेड कोई पैथोलॉजी चल रही हो, यानी आई की इन्वॉल्वमेंट है, या फिर वो स्विमिंग करके आए हैं, तो आई के अंदर बेटे हम इसको देते हैं। और जाहिर है जब हम आई के अंदर देंगे तो ये आई के अंदर क्या करेगी, थोड़ा मसल्स को इनहिबिट कर देगी और माइग्रेसिस कॉज करेगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग अल्फा 1 जो है वो ये सेलेक्टिवली नेजल डीकंजेस्टेंट के तौर पे भी देते हैं। स्प्रेज वगैरह में ये होता है ऑक्सीमेटाजोलिन, क्योंकि ये वहां पे क्या करता है, वेजो कंस्ट्रक्शन करता है और ब्लड लॉस वगैरह को कम करता है अगर कोई नेजल पैथोलॉजी अंडरलाइंग चल रही हो। ठीक है, फाइनल बस अब आपके पास 2 चीजें हैं, एक होती है फिनाइल एफ्रीन और एक माइडोड्रीन ड्रग होती है। फिनाइल एफ्रीन भी सिर्फ बेटे आपने याद रखना है अल्फा 1 पे एक्ट करती है। मुझे समझ आ रही है तुम लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन मैं एक टेबल शेयर करूंगी, उसमें सारे फैक्ट लिखे हुए हैं। सो फिनाइल एफ्रीन सिर्फ अल्फा 1 पे एक्ट करती है, इसका मतलब है ये हमें सिर्फ वेजो कंस्ट्रक्शन करने के लिए चाहिए। और वेजो कंस्ट्रक्शन अगेन कब आपको रिक्वायर्ड होती है? जब बॉडी में शॉक वगैरह की कंडीशन हो। और वही बात है, चूंकि ये सिलेक्टिव अल्फा 1 है तो ये आपके पास रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया वाला एडवर्स इफेक्ट कॉज करेगी। एंड सेम लास्ट हमारे पास माइडोड्रीन आ जाती है, और ये भी सिलेक्टिव अल्फा 1 एगनिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारी चीजें थी। मैं यहाँ पे तुम लोगों को रिवाइज कराती हूँ, फिर हम जरा एंटेगनिस्ट पे मूव करते हैं। सो मैम हमने लास्ट कौन सी बताई है? माइडोड्रीन, MIDODRIN मेरा ख्याल है, बुक में है, देखिएगा। अच्छा, उसके बाद बेटे हमारे पास फिनल-डोपा था, डोब्यूटामीन है, एंड देन मैंने आपको बताया ऑक्सीमेटाजोलिन है, एंड देन हमने कहा फिनाइल एफ्रीन है, एंड देन माइडोड्रीन। अब देखो इसमें क्या था, अल्फा 1 बीटा 1 बीटा 2 ऐसे ही था। इसमें हमने कहा जरा ज्यादा अल्फा इफेक्ट्स आ जाते हैं, इसमें हमने कहा जरा ज्यादा बीटा 1 और बीटा 2 इफेक्ट है। डोपामीन था जिसमें बेटे आपके पास अल्फा 1 भी था, बीटा 1 भी था, और डोपामीन D1 रिसेप्टर भी थे। फिनल डोपा में हमने कहा ये D1 स्पेसिफिक है, डोब्यूटामीन में हमने कहा ये B1 स्पेसिफिक है। तो फिर आगे जो है ये अल्फा 1 स्पेसिफिक, अल्फा 1 स्पेसिफिक, एंड देन अल्फा 1 स्पेसिफिक। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए ये किस रिसेप्टर पे एक्ट करती है। बाकी इंशाल्लाह आपने इतना तो अभी तक के सेशन में गेन कर लिया होगा कि ये वाले रिसेप्टर प्रेजेंट कहाँ हैं और फिर उन फंक्शंस को किस तरह से रेगुलेट करना है। आखिरी चीज बेटे, चूंकि हमने अल्फा 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 1 की बात की है तो अल्फा 2 की भी तो बात करनी चाहिए। ये ड्रग मैंने आपको पहले भी पढ़ाई हुई है, हम दोबारा एक दफा देख सकते हैं कि हमारे पास अल्फा 2 रिसेप्टर को सिलेक्टिवली स्टिमुलेट करती है एक ड्रग जिसे हम जाके कहते हैं क्लोनिडीन। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर अल्फा 2 स्टिमुलेट होगा तो नॉरएपिनेफ्रीन के साथ क्या होगा? अल्फा 2 आपको नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं अल्फा 2 एगनिस्ट देती हूँ जो कि बेसिकली क्लोनिडीन है, तो क्या होगा इससे? मैम ये इनहिबिशन ज्यादा हो जाएगी, वेजोडाइलेशन हो जाएगी। हाँ, इनहिबिशन मेरे पास क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो जाएगी, नॉरएपिनेफ्रीन का रिलीज क्या हो जाएगा बेटे आपके पास? कम कम हो हो जाएगा, जाएगा। है ना। अब पता है आपको नॉरएपिनेफ्रीन अगर रिलीज होता है तो ये वेजो कंस्ट्रक्शन करता है, ये हार्ट की एक्टिविटी को ज्यादा करता है, तो इसका मतलब है ये आपको ब्लड प्रेशर जैसे मसले कर सकता है ना। तो क्लोनिडीन हम लोग यूज करते हैं एज एन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, क्योंकि ये सेंट्रली आपकी नॉरएपिनेफ्रीन के रिलीज को कम करती है। जब नॉरएपिनेफ्रीन कम तो वेजो कंस्ट्रक्शन कम, हार्ट रेट कम, तो हाइपरटेंशन कहीं ना कहीं ट्रीट हो जाती है। ये मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊंगी। प्रेगनेंसी रिलेटेड एंटी हाइपरटेंसिव में हम इसको एज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 एगनिस्ट है जो बेसिकली एंटी, वो तो बिल्कुल ड्रग ऑफ चॉइस मिथाइल डोपा होती है, लेकिन हम लोग क्लोनिडीन भी दे सकते हैं जो लोग मिथाइल डोपा से सेंसिटिव हो जाएं, ताकि हम सेंट्रली इसकी एक्टिविटी को कम करें। ठीक है, सो ये एक एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है, बेसिकली ये एगनिस्ट है, लेकिन अगर हम काम देखें तो ये एंटेगनिस्ट वाला करता है क्योंकि ये एक्टिविटी को कम करता है। सो यहाँ तक आपके सारे के सारे एड्रिनर्जिक एगनिस्ट है। इनमें कोई मसला, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, वरना हम एंटेगनिस्ट पे मूव करें। मैम लिपिनकॉर्ट में एल्ब्यूटारोल और ये सेल्मेटारोल ये ड्रग्स भी हैं।
एगनिस्ट में अच्छा वो हाँ ठीक है, वो इसलिए है कि वो ना आप लोग जरा जरा ज्यादा उसको पढ़ लेते हैं, हम लोग जाके रेस्ट के पोर्शन में। वो बेसिकली क्या करती हैं, जब आपकी B2 को स्टिमुलेट करती हैं तो ब्रोंको डायलेशन कर देती हैं। ठीक है, सारी शॉर्ट एक्टिंग B2 एगनिस्ट हैं, यानी सेल्ब्यूटेरॉल, एल्ब्यूटेरॉल, फॉर्मेटेरॉल। वो इसलिए मैंने नहीं बताई यहाँ पे कि मैं आपको रेस्ट के साथ बता दूंगी, लेकिन अगर उनका फंक्शन आप लोग समझना चाहें तो वो यही फंक्शन है कि वो सारी की सारी किसको स्टिमुलेट करती हैं, B2 को। और B2 स्टिमुलेट होता है तो क्या होती है, ब्रोंको डायलेशन। और जब ब्रोंको डायलेशन होती है तो ये किस में फेवरेबल है, एस्थमेटिक पेशेंट में या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के पेशेंट में। ठीक है, सो उनका ये सिग्निफिकेंस है या ये फायदा है बस। ठीक है, और कोई इशू किसी का? इसको आप रेस्ट के पोर्शन में बहुत ज्यादा वो करते हो। जी जी मैम आपने बोला था कि एड्रेनलिन है, इसमें अल्फा 1 रिसेप्टर है, बीटा 1 है, बीटा 2 है। मैम तो अल्फा 1 तो वेसोकंस्ट्रिक्शन करता है, बीटा 2 ठीक है। 2 वेसोडाइलेशन करता है। तो हमने एक पेशेंट को ये दे दिया ना, तो इसका बीपी हाई होगा, फिर बाद में इसका बीपी लो होगा, तो हम इस तरह हम किस तरह नहीं 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 करेंगे? नहीं मेरी बात नहीं 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 मेरी बात सुनो, आपने कंफ्यूज कर दिया ना। अल्फा 1 वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, अल्फा 1 एक्ट करता है स्मूथ मसल्स पे, और स्मूथ मसल्स होते हैं आपकी ब्लड वेसल्स में। ठीक है, ओवरऑल। और जो स्केलेटल मसल्स की तरफ बीटा 2 है ना, वो स्केलेटल मसल्स की तरफ होते हैं। ठीक है, और उनमें हम लोग कहते हैं ओवरऑल आपकी वीनस टोन पे फर्क आता है, आर्टीरियल टोन को मेंटेन कर रहा होता है अल्फा 1। ठीक है, जो कि आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और डोमिनेटिंग भी वही होता है। जो बीटा 2 है वो स्केलेटल मसल्स की तरफ फ्लो को बढ़ाते हैं, तो उसकी वजह से आपका वीनस टोन के ऊपर थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, जिससे आपका डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होता है, लेकिन ओवरऑल है। इसलिए तो हम कहते हैं दोनों का इफेक्ट एक दूसरे के साथ बैलेंस हो जाता है। अब जब हम बीपी के पेशेंट को ट्रीट करेंगे ना, तो हम सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर देंगे। ठीक है, क्योंकि वेसल्स को जो आर्टीरियल, वो पता है हमारी जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, उसकी जो मेन टोन है या रेजिस्टेंस है, वो किसकी वजह से होती है, आर्टीरियोल्स की वजह से, वेन्स की वजह से नहीं होती ना। और बीपी का जो मेजर कंपोनेंट है वो भी पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस है। सो वो अल्फा 1 डोमिनेटिंग इफेक्ट ही होता है। जब हम ब्लॉक करेंगे तो हम अल्फा 1 को ही ब्लॉक करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये स्मूथ मसल्स हैं वेसल्स के अंदर। तो फिर मैम फिर अल्फा 2 स्टिमुलेट होगा, तो फिर बीपी लो होगा। मैम पियोक्रोमोसाइटोमा पेशेंट हमारे पास आ जाए, तो फिर हमने दे दिया, तो मैम इसमें अल्फा 1 और बीटा 2 ज्यादा एक्टिवेट होगा। फॉर एग्जांपल हमने 100 मिलीग्राम टैबलेट दे दिया, तो 90 पर अल्फा 1 फियोक्रोमोसाइटोमा के पेशेंट को हम फियोक्रोमोसाइटोमा के पेशेंट को नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर देते हैं, नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर देते हैं, जिससे हम उसका अल्फा 1 कंपोनेंट ब्लॉक करते हैं। मैम तो बुक में लिखा है कि अल्फा 1 ब्लॉक किया तो फिर बीटा 2 स्टिमुलेट होगा, इसकी वजह से बीपी लो होगा, पेशेंट शॉक में जाएगा। हाँ, तो जब हम नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर देंगे ना, हम बीटा को ब्लॉक ही नहीं कर रहे, तो जब हम सिर्फ अल्फा को ब्लॉक करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके पास वेस्कुलर टोन या पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। जो फियोक्रोमोसाइटोमा का पेशेंट होता है ना, उसमें अंडरलाइंग मसला क्या चलता है, अंडरलाइंग मसला ये होता है कि उसमें नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का रिलीज बहुत ज्यादा हो रहा होता है, और स्पेशली नॉरएपिनेफ्रिन का। क्योंकि नॉरएपिनेफ्रिन ज्यादा सेंसिटिविटी अल्फा के लिए रखता है, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन ज्यादा और ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है उनका। सो हम अल्फा ब्लॉकर दे के उनके बीपी को मेंटेन कर लेते हैं, सिंपल। अब इसमें आपको समझ क्या नहीं आ रही? मैम मुझे समझ ये नहीं आ रही कि इसमें क्या, हमने अल्फा 1 ब्लॉकर दे दिया तो फिर बीपी लो होगा, फिर हम बीटा 2 ब्लॉकर भी देंगे, हम कंबाइन के अल्फा 1 और बीटा 2 ब्लॉकर दे देंगे, तो इसकी वजह से जो फियोक्रोमोसाइटोमा पेशेंट है ना, मेरा सोच यही था हम दोनों कंबाइन ब्लॉकर दे दें, अल्फा और बीटा दोनों को ब्लॉक कर दें। हम दोनों को इसलिए ब्लॉक नहीं करते कि बीटा को ब्लॉक करने से नुकसान बहुत है। बीटा 2 आपका किधर है, ब्रोंक्यूल्स पे। तो एक पेशेंट हाइपरटेंसिव है, जो भी है, हमें वेसल्स के साथ मसला चल रहा है ना, हमें उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को नहीं छेड़ना। तो अगर हमने बीटा ब्लॉक कर दिए तो उसको ब्रोंको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो सकती है। और चूंकि हम ऑलरेडी टोन को कम कर रहे हैं अल्फा को ब्लॉक करके, जिससे आपका जाहिर है जो वेसल्स की टोन है वो ऑलरेडी कम है, फ्लो ऑलरेडी डिस्टर्ब हुआ है, उधर से हम ब्रोंक्यूल्स को भी डिप्रेस कर देंगे, तो आपकी जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो है वो बहुत डिस्टर्ब हो सकती है, उससे ओवरऑल उसकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट आता है। तो हम सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर की तरफ जाते हैं। मैं तो बताऊं, बीटा 1 सिर्फ अलाउ है, बीटा 2 ब्लॉकर को तो अब बैन किया हुआ, तो हम वैसे यूज नहीं करते, क्योंकि उससे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को छेड़ रहे हैं।
और रेस्पिरेटरी सिस्टम को छेड़ना एक खतरा है, सडन डेथ कॉज कर सकता है। रेस्पिरेटरी डिप्रेस हम नहीं कर सकते, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, तो इसलिए हम नहीं जाते, कोशिश होती है। इवन आपको जो फियोसाइटोक्रोमा के लिए आपके लिपिन के अंदर, कैडजन के अंदर जो दोनों ड्रग्स आज हम पढ़ेंगे, फिनॉक्सीबेंजामीन है, फिनल्टामीन है, वो भी यूज नहीं करते, फार्मेसिस पे है ही नहीं। आपको ये इसलिए पढ़ाई जाती है कि शुरू में जब बेस बनी डिजीजेस की और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो इस तरह हमने ड्रग्स को समझा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझा, फायदों को समझा, नुकसान को समझा। अब बेस बन रही है कि किस जगह पे क्या ड्रग दें ना दें, ठीक है। बीटा ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है हमें, और वो भी स्पेसिफिकली। जी अन्नम, आपका क्वेश्चन? यस मैम, मैंने ये पूछना था कि जो हमारे पास बीटा 1 का किडनी पे इफेक्ट है, जो हमारे पास पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन आ जाती है उसकी वजह से, चाहिए रेनिन से, तो उसमें जो किडनी को ब्लड सप्लाई है उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो इंक्रीज होगी डिक्रीज? अगर उसकी वजह से वेसोकंस्ट्रिक्शन आ जाएगी तो आपकी जो एफरेंट आर्टेरियोल्स है ना, वो भी कंस्ट्रिक्ट करती हैं, क्योंकि मेजरली एंजियोटेंसिन एक्ट ही एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट और डिफरेंट दोनों पे करता है। लेकिन आपने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में, गाइटन में, रीनल वाले सिस्टम में बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा हुआ है कि जो एफरेंट आर्टेरियोल्स है ना, वहां पे नेचुरली प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं और वो उसको डायलेट कर देते हैं, ठीक है। और जब उसको डायलेट करते हैं तो आपका जीएफआर मेंटेन रहता है। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई भी कंपाउंड जिससे रेनिन एंजियोटेंसिन जैसे ज्यादा हो रहा है, इसके साथ आपने पेशेंट को एनसेड्स दे दिए, तो आपको पता है एनसेड्स प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर देता है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट हो जाएगा तो यहाँ पे मजीद कंस्ट्रक्शन हो जाएगी और पेशेंट सडन किडनी फेलियर में जा सकता है। ये चीजें आपकी सारी की सारी आती हैं ड्रग इंटरेक्शंस में, ठीक है। अभी किसी बच्चे को रिलेट हो रहा हो या ना हो रहा हो, जो आपका गाइटन का चैप्टर है एक जीएफआर वाला, उसमें बड़ा अच्छा बताया हुआ है कि जब रेनिन ज्यादा होता है और एंजियोटेंसिन 2 ज्यादा होता है, तो एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर एफरेंट पे भी हैं और ईफरेंट्स पे भी हैं, ठीक है। लेकिन एफरेंट पे उनका इफेक्ट अपोज हो जाता है एनसेड्स की वजह से, ठीक है। तो एनसेड्स प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से नेचुरली वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन है जो उसको एफरेंट पे काम नहीं करने देगा। और साथ में अगर हम डोपामीन दे दें तो डोपामीन मजीद डायलेट करके आपके फ्लो को बेहतर कर देगा टुवर्ड किडनी। मैम ये लिपिनकॉर्ड पे एक लिखा हुआ है सेंटेंस के जो नॉन एपिनेफ्रिन है वो हमारे पास ब्लड सप्लाई कम करता है किडनी की तरफ, यस वेसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से। लेकिन इतनी कंस्ट्रिक्शन नहीं हो सकती, या हो सकती हम कहें बहुत हद तक एक चीज रिड्यूस हो जाएगी। नेचुरल मैकेनिज्म मौजूद है, प्रोस्टाग्लैंडिन उसको अपोज करने के लिए वहां पे मौजूद होता है। मैम जब हम डोपामीन दे रहे हैं जिसका हमारे पास बीटा इफेक्ट भी है और डोपामीन का अपना इफेक्ट भी है, तो डोपामीन तो चलें D1 पे उसको एक्ट करके किडनी का जो जीएफआर है वो इंक्रीज कर देगा, लेकिन जो बीटा 1 इफेक्ट है वो उस पे फिर ऑपोजिट नहीं करेगा? नहीं, इतना ऑपोजिट नहीं होता ना यार। देखो वेसोकंस्ट्रिक्शन तो चलो उसकी हो रही है किसकी वजह से, बीटा 1 इफेक्ट की वजह से, जिससे बाकी ऑर्गन्स की तरफ जो फ्लो है वो रिड्यूस किया जाएगा, ओवरऑल फ्लो रिडक्शन होती है। जब जैसी वेसोकंस्ट्रिक्शन बॉडी में आती है तो बॉडी का, वैसे तो पता है जो हमारी आर्टरी है उसकी आगे से नैरोइंग हो जाती है ना, जैसे हमारे पास पाइप है, हम उसको अगर नैरो कर दे, वेसोकंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, नैरोइंग होती है। नैरोइंग से फ्लो तो रिड्यूस हो जाता है, लेकिन किडनी एक वो ऑर्गन है जहाँ पे अगर फ्लो रिड्यूस होगा तो किडनी उसके साथ सस्टेन नहीं कर सकती, ठीक है। हमारी स्किन सस्टेन कर सकती है, हमारे कार्डियक सेल बिल्कुल नहीं कर सकते। स्किन को या हमारे जो सुपरफिशियल स्केलेटल मसल है इनको 2 से 3 घंटे भी ब्लड ना मिले तो ये सरवाइव करते हैं। इनमें इंजरी वाला चैप्टर तुम लोग पढ़ोगे, इनमें इतनी जल्दी रिवर्सिबल डैमेज नहीं होता, लेकिन किडनी में होता है। अब नेचुरली भी एक वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन सिस्टम पड़ा हुआ है और आप साथ डोपामीन दोगे तो वो फर्दर फेवर हो जाएगा, बिल्कुल रिडक्शन नहीं आएगी, ठीक है। सो ये उसको एक डैमेजिंग इफेक्ट से बचाने के लिए होता है। आइए समझ या नहीं? मैम फिर हम एपिनेफ्रिन के जो हमने एडवर्स इफेक्ट्स पढ़े हैं तो उसमें फिर हम ये क्यों नहीं पढ़ते कि किडनी की अब वो ब्लड फ्लो रिड्यूस कर? बेटे एडवर्स इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट पैथोलॉजी में आते हैं, ये तो नेचुरल इफेक्ट है ना, फ्लो कम हो गया। अब अगर फ्लो कम होने से किडनी फेल हो जाए ना, फिर हम कहेंगे इसका एडवर्स इफेक्ट है। एडवर्स इफेक्ट वो है जो थेराप्यूटिक लेवल से ऊपर जाके आता है, तो ये तो इसका थेराप्यूटिक इफेक्ट है कि फ्लो को कम करती है। लेकिन फ्लो को कम करने से हमें नुकसान नहीं होता, क्योंकि हमें पता है बॉडी खुद भी रेगुलेट कर रही है। अगर शॉक की कंडीशन है, बॉडी की रेगुलेशन कम है, तो हम साथ में खुद डोपामीन दे देंगे जो रेगुलेट कर लेगा। मसला तब है ना जब वो एक बहुत ओवरलाइंग पैथोलॉजी कॉज कर दे, तो वो एक एडवर्स इफेक्ट चीज आती है। एडवर्स इफेक्ट हम लोगों ने शायद अभी जनरल फार्मा हमने ना थोड़ी डिस्कस की। एडवर्स इफेक्ट वो साइड इफेक्ट अलग चीज होती है और एडवर्स इफेक्ट अलग। एडवर्स इफेक्ट वो है जो पैथोलॉजी कॉज कर देते हैं, ठीक है डिरेंज कर देती है, ठीक है। सो ये डिरेंज नहीं करता इतना ज्यादा हमारे सिस्टम्स को। हाँ जी ठीक है, क्लियर हो गया सबको?
कोई इशू है? अच्छा, अब आप लोगों ने इसमें से बहुत अच्छे से, सबसे पहली जो ड्रग है, पहले तो खैर आपको नॉरएपिनेफ्रीन का सारा वो टेबल बहुत अच्छे से करना है कि किस किस लेवल पे कौन कौन सी ड्रग एक्ट कर रही है। दूसरा, आपको एपिनेफ्रीन बहुत अच्छे से करनी है, और उसके बाद जितनी भी बाकी सारी ड्रग्स बताई हैं उनके सिर्फ आप लोग रिसेप्टर अगर बहुत अच्छे से कर लेते हैं, आपसे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। बस आपने डोपामीन का जो शॉक में रोल है उसको याद रखना है, एपिनेफ्रीन के यूजर्स आपको आने चाहिए, और बाकी फिनल डोपा, डोब्यूटामीन हो गया, या मेटाजोलिन हो गया, या ऑक्सीमेटाजोलिन हो गया, इनके सिर्फ रिसेप्टर कर लें। लिपिन के एंड पे जो आखिरी 2 पेजेस है उन्हें बड़ा अच्छा वो 2 टेबल से बनाए हुए, उनपे उनके एग्जैक्ट रिसेप्टर के नाम और आगे उनके इफेक्ट्स लिखे हुए, वहां से कर लीजिएगा, वो मोर देन इनफ है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है वो एंटेगनिस्ट पढ़ लेते हैं। एंटेगनिस्ट बहुत थोड़ा सा पोर्शन है, एक पोर्शन मैं आज आपको पढ़ाऊंगी, एक कल या मैं कंटिन्यू करूंगी, आपको मारूफ पढ़ाएंगी। अच्छा बेटे, अब एंटेगनिस्ट समझना बहुत ज्यादा आसान है, बहुत मजे की, आप लोगों को अच्छा लगेगा एंटेगनिस्ट पढ़ के। एंटेगनिस्ट देने का क्या मतलब है? एंटेगनिस्ट देने का मतलब है कि हम एड्रिनर्जिक एक्टिविटी को ब्लॉक कर रहे हैं। एड्रिनर्जिक एक्टिविटी का मतलब ये कि हम लोगों ने जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है ना, बेसिकली उसको ब्लॉक करना है। ठीक है, सो सिंपैथेटिक एक्टिविटी हमें ब्लॉक करने की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है? फॉर एग्जाम्पल देखो, सिंपैथेटिक एक्टिविटी का ना आपके हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा रोल है ना। वही रिपीटिशन आती है कि हार्ट के ऊपर क्या रोल है, कि ये आपके हार्ट रेट को बढ़ाती है, ऐसा ही है। मुझे मैं एगनिस्ट और एंटेगनिस्ट की रिकॉर्डिंग अलग कर देती हूँ।